हेलो एंड नमस्कार। क्रॉनिकल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं मैं हूं मनोज मनोज जायसवाल, आपका मेंटर। और आज इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं यूपीपीसीएस का जो आपका टेस्ट चल रहा है, 14वें टेस्ट में कुछ और प्रश्नों की। तो आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाउ इज द ओएनडीसी initiative transforming India's e-commerce governance. Open नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत में किस प्रकार से ई कॉमर्स के गवर्नेंस को बदल रहा है तेजी से, यही प्रश्न है आपका। और आप जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका जो फ्रेमवर्क बनता है, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। आपको पहले ये बताना है कि भाई ओएनडीसी क्या है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यही उत्तर ही दे देंगे कि ऐसे ऐसे कर रहा है इसलिए ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इंट्रोडक्शन में आप प्रश्न का कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको इंट्रो हमेशा बताता रहता हूं कि क्या लिखना है। अब उसके बाद क्या है, इसकी जो विशेषताएं होंगी, इसके जो स्पेसिफिकेशंस होंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, वही क्या करेगा, ई कॉमर्स को जो है गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डिजिटलाइजेशन कर रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस कर रहा है। यही सारी स्टोरी इसमें लिखनी है और बस कंक्लूजन दे देना है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो जैसे ही आप आंसर की ओर आते हैं, तो सबसे पहले ओ एन डी सी क्या है ये बताएंगे। तो आप कहेंगे कि ओ एन डी सी मीन्स ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ई मार्केट प्लेस। क्या है ये? इंटर कनेक्टेड ई मार्केट प्लेस। और ये कैसा है? इंटरकनेक्टेड है। मतलब ई मार्केट या ई कॉमर्स के जितने और भी मार्केट प्लेस हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म है, उनको क्या करेगा? इंटरकनेक्ट कर रहा होगा। इसीलिए इसका नाम है, ये सॉरी, इसकी खासियत है कि ये इंटरकनेक्टेड ई मार्केट प्लेस। अब कैसे ये इंटरकनेक्ट करता है, ये समझ में आ गया कि जितने और प्लेटफॉर्म हैं उनसे कनेक्ट करता है, जो है इंटरकनेक्टेड रहता है। मान लो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो अमेजॉन पर मान लो कोई गया, लेकिन उसको फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो फ्लिपकार्ट से खरीद ले, मंत्रा से खरीदना है तो मंत्रा से खरीद ले। मतलब ऐसा इंटरकनेक्टेड। ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसके माध्यम से क्या होता है, आपको अगली लाइन में इंट्रो में यही बताना है। तो थ्रू विच इंटरकनेक्टेड ई मार्केट प्लेस है, जिसके माध्यम से, थ्रू विच सेलर्स, विक्रेता, है ना, सेलर्स इंक्लूडिंग ब्रांड्स, जो भी ब्रांड वगैरह हैं, सब क्या होते हैं? कैन लिस्ट their product and services directly, and which can be accessed, or you can say which can be availed directly by the consumers or customers, bypassing the middleman। इससे क्या होगा कि कोई भी मिडिलमैन या इंटरमीडिएटरी नहीं रहती है। ये पूरा हो जाएगा
आपका इंट्रोडक्शन। तो इसको पूरा कर देंगे, इंक्लूडिंग ब्रांड्स कैन लिस्ट एंड सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली टू कस्टमर्स, which is available directly to customers, directly to customers। अब इससे क्या फायदा होता है, बाईपास हो जाता है, बाईपासिंग द मिडिलमैन या इंटरमीडिएटरी मिडिलमैन, कोई भी बीच वाला, ब्रोकरेज वाला या ट्रेड करने वाला नहीं होता है। अब देखिए, इसके बारे में आप चाहें तो इंट्रो में ही एक बात और जोड़ देंगे कि इसे वर्ष 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया, इट वाज लॉन्च्ड इन 2021। किस मिनिस्ट्री में होगा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सिंपल बात है, इसमें तो कोई जो है सोचना ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और किस तरह से, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। आप चाहें तो ये पूरा लिखें, चाहें तो ना लिखें, जिसकी जो इच्छा हो वो कर सकता है, ठीक है। और इसको रखा किसमें, कॉमर्स ने, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत रखा है। ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये जो है ओएनडीसी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको ये प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल करा रहा है, लेकिन इसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह क्या नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है कि इसको कोई वो मिले, ठीक है, प्रॉफिट मिले। तो अब आपको सीधे बताना है कि ओएनडीसी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है बिजनेस को, ठीक। तो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ई-कॉमर्स गवर्नेंस इन इंडिया, सीधे उत्तर है ये, इन फॉलोइंग वेज या मैनर्स, ठीक है। पहला बात, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स। सेकेंड, इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, अंतर संचालन किया जाना, ई कॉमर्स का क्या होना, विकेंद्रीकरण किया जाना, ठीक है। फिर इसमें एम्पावरमेंट हो रहा है किसका, स्मॉल और लोकल बिजनेसेस का, एम्पावरमेंट ऑफ स्मॉल एंड लोकल बिजनेस, स्थानीय तथा छोटे व्यवसायों को इसके द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है। आप देखो, एक्सप्लेन किसी पॉइंट को करेंगे तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, 125 शब्दों में आपको करना है, इसलिए क्या करना है, आराम से करना। अच्छा, इसका अगर आप जो है थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट रखेंगे लोकल बिजनेस और स्मॉल का, तो इसमें कहेंगे, एक चीज जरूर जोड़ देंगे कि इससे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को, या टीयर 2 और टीयर 3
जो है शहरों के व्यवसायियों को अच्छा लाभ मिल रहा है, ये जरूर कह दीजिएगा, इसका फायदा है। ठीक है। फिर अब क्या हुआ है कि इसका कुछ रेगुलेशन भी है ना। तो रेगुलेशन के कारण क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन जो कॉमर्स का हुआ है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है। तो अगला पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स, ई वाणिज्य का मानकीकरण। फिर प्रमोशन ऑफ कंपटीशन या फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन, निष्पक्ष जो है क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंटीग्रेशन विद पब्लिक डिजिटल इंफ्रा, ये भी अच्छी बात है ना। तो अब देखिए, इतनी बातें आप जब लिख देंगे तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कहेंगे कि with the ONDC there is the enhanced level of choices and independence or independency for consumers। ठीक है। चॉइस, इंडिपेंडेंस, ये सब कंज्यूमर्स का बढ़ रहा है। कंज्यूमर्स के मतलब अब उनके पास चयन करने की स्वतंत्रता है। दे कैन स्विच ओवर, है ना। वो कोई प्रोडक्ट देख रहे थे अमेजॉन से और वो चले जाए वहां, उसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो आप जैसे यूपीआई का पेमेंट कर रहे हैं, देखिए अगर आपने तुलना कर दी तो मजा आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यूपीआई जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ है वैसा ही कुछ ये भी कर रहा है तो और आनंद आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि जो है, अच्छा और एक चीज हुआ है इसमें, ये भी कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज अब कॉम्पिटिटिव रेट्स पर या सस्ती दरों पर भी उपलब्ध होने लगेंगी। अब तो प्रतिस्पर्धा है तो ज्यादा से ज्यादा जिसको बेचना है वो कम रेट पे बेचना चाहेगा। ठीक है। अब क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि ONDC is trying to replicate the success of यूपीआई, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसी तरह से ओएनडीसी भी ई कॉमर्स गवर्नेंस में सफलता लाते हुए इसको रिप्लिकेट करना चाहता है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है वो आप देखेंगे, तो जो हम लोग घर बैठे बहुत सारी चीजें मंगाते रहते हैं, ऑनलाइन खरीदते रहते हैं, उससे बहुत बड़ा इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। आप देखिए कि अगर जो है इसके इम्प्लीकेशन को थोड़ा और ब्रॉडर करके देखा जाए तो वास्तव में एक लाइन आप जरूर लिखिएगा कि ये केवल जो है रिटेल सेक्टर का डिजिटल कॉमर्स वाला बिजनेस बन के नहीं रहने वाला है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें होलसेल, लॉजिस्टिक्स, मोबिलिटी, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, ईच एंड एवरीथिंग ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पर अब आपको मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां जरूर बता देंगे कि ये जो है केवल ई कॉमर्स का डिजिटल एप्लीकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ करके बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें न ये केवल रिटेल ही नहीं है बल्कि होलसेल है और बहुत सारा कुछ है।
ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इम्प्लीकेशंस थोड़े से और बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि इसमें डाटा प्राइवेसी जो है इसको लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है ना? नहीं होगी, क्योंकि ओएनडीसी जो है डाटा प्राइवेसी को इंश्योर करने का काम भी कर रहा है। दूसरा एक इम्प्लीकेशन ये हो सकता था कि इसमें जो है इसका ध्यान न रखा जाए, इस पर नजर न रखी जाए, तो ऐसा नहीं है। इसकी रेगुलेटरी जो है ओवरसाइट भी इस पर बनाया रखा जा रहा है। और अंत में आप कह सकते हैं कि यह जो ओएनडीसी का इनिशिएटिव है, इट विल नॉट ओनली it is not only transforming e-commerce in India, but is also going to be very crucial for the economic growth। और यहीं पर आप अपना आंसर समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि कैसे ये कर रहा है। क्या हो गया? सॉरी, कई पेजेस छूट गए। चलिए, तो वास्तव में क्या हो रहा है कि आप चाहेंगे तो कंक्लूजन में कुछ और भी बढ़ा देंगे, लेकिन इतने शब्द खत्म हो गए हैं कि अब आपको कंक्लूजन में और कुछ बढ़ाने का अवसर मिलेगा नहीं, मेरा ये मानना है। फिर भी आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ और भी ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगला जो सवाल है ये बड़ा सरल है। ये कहता है कि इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एडीआर मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट redressal mechanism in reducing pendency of cases in judiciary in India। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न का अगर आप फ्रेमवर्क बनाएंगे तो दो ही तीन बातें इसमें भी आ रही हैं। फ्रेमवर्क में क्या क्या बात आ रही है जरा समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप दो लाइन में बता दें कि एडीआर क्या है, व्हाट इज एडीआर। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हो जाए। फिर कहता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये जुडिशियल पेंडेंसी को कैसे कर रहा है, कब। ठीक है, तो यानी कि आपको सीधे इसकी फंक्शनिंग पर आना है, और जैसे ही फंक्शनिंग पर आएंगे तो वो बताना शुरू हो जाएगा कि ये कैसे रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, और बाद में कंक्लूड कर दीजिएगा, भाई काम खत्म हो गया, खत्म। चलिए, तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखने में क्या करना होगा? तो मित्रों, इसका उत्तर लिखने में सबसे पहला काम आपको होगा, आपको बताना है एडीआर। तो आप लिखेंगे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सॉरी, हाँ मैं भी गलत बोल रहा हूँ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैकल्पिक विवाद निदान या निपटान। वैकल्पिक विवाद निपटान, alternative dispute resolution, is actually an alternative for the dispute resolution, but not in the courts, out of the courts। तो सरल शब्दों में लिख देंगे आप, ठीक है, कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? तो आउट ऑफ द कोर्ट जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए वह है, इसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन, नेगोशिएशन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे ही आपने एडीआर का एक छोटा सा ब्रीफ दिया, इसके तुरंत बाद एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताइएगा
कि एडीआर मैकेनिज्म इज नॉन एडवर्सियल। यह किसी भी पक्ष पर ऑन एनी पार्टी, मतलब बोथ द पार्टी इसमें क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, किसी को भी इसका विपरीत प्रभाव नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एडीआर का जो मैकेनिज्म है वो किस आधार पर काम करता है, तो ये आर्बिट्रेशन पर काम करता है, ठीक है। ये मीडिएशन पर काम करता है, मध्यस्थता, है ना। ये काम कर सकता है नेगोशिएशन पर, नेगोशिएशन मूल तोल करना, ठीक है, और कंसाइलेशन दोनों के बीच समझौता कराना। तो ये सब जो है तरीके, ये क्या है, दोनों की सहमति पर निर्भर होते हैं। इसलिए कोई भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट किसी भी पार्टी पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये एडीआर क्यों इतना चर्चा में आया, तो दरअसल सबसे पहली बार क्या हुआ, 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है उसमें कहा गया कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये क्या कर दिया, इसने कहा कि, इसने बल्कि एनकरेज किया, एनकरेज्ड या एनकरेजेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है, विवादों का न्यायालय के बाहर जो है निपटारा किए जाने पर बल दिया गया। आप देखते होंगे जो मैरिज डिस्प्यूट्स रहते हैं उसके लिए मीडिएशन को बार बार कहा जाता है, ठीक है। फिर 1996 में सीधे सीधे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ही आ गया 1996 में। ये तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये केवल दो पक्षों की नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों आदि के भी मामले में इसमें जो है बातें होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश में जहां प्ली बार्गेन खूब चलता था, वैसा ही भारत में भी 2006 में इसको शामिल कर दिया। वर्ष 2006 प्ली बार्गेन was also included, प्ली बार्गेन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो अक्यूज होता है, जिस पर आरोप होता है, वो आरोप स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो पीड़ित होता है उससे क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, कुछ जो है शर्तों के आधार पर, कुछ कंपनसेशन, ये सब दे करके प्ली बार्गेन को भी 2006 में कर लिया। अब भारत में एडीआर की इतनी महत्ता क्यों है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, तो आइए आप बताइए। अच्छा, चाहे तो ये बात कहने के बाद बताइए और चाहे तो एकदम इंट्रो में ही बता दीजिएगा। द एडीआर इन इंडिया इज very significant as in India. Yeah, ADR in India can play a very significant role in reducing the pendency of cases in the courts. As बता दीजिएगा कैसे, कि इंडिया में कितने करोड़ केस पेंडिंग हैं, हाँ, अगर देखा जाए तो 5 करोड़ के आसपास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट सब जगह मिला करके
5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। ऐसे देश में जहां इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस हो, वहां पर बहुत सारे मामलों में हम क्या कर सकते हैं, तो प्ली बार्गेन कर सकते हैं। चलिए, अब ये किस किस तरह से काम कर रहा है जुडिशियल बर्डन को कम करने में, ठीक है। तो पहली बात आप कहेंगे कि डाइवर्जन फ्रॉम फॉर्मल कोर्ट्स। जब केसेस जो है वो औपचारिक न्यायालयों से हट करके सुने जा रहे हैं, निपटाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मल कोर्ट में अब केस आएंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इससे जो है बहुत हद तक मामला सेटल होगा। यहां तक कि ये कहा गया कि कोर्ट्स जो हैं, अदालतें, वो क्या करें, वो डाइवर्ट करें केसेस को। फॉर्मल कोर्ट्स एडीआर की ओर मामलों को डाइवर्ट करें, ठीक है, ये कहा गया। अब जो है ऐसे में क्या होगा, लोक अदालत में भेज दो मामले को, मीडिएशन में मामले को भेज दो, और ये कौन करे, कोर्ट ही करे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है अब यहाँ पर क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। और तो और जो कुछ लॉस बनाए गए, उनमें कहा गया कि भैया इसको एक सीमित समय अवधि में ही आर्बिट्रेशन वगैरह को खत्म करना होगा। जैसे जो 1996 का केस है, सॉरी एक्ट है, ये कहता है कि 12 से 18 महीने में मामले को रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, 12 से 18 महीने में, ठीक, 1996 का एक्ट कहता है। फिर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में आता है, और जो कहता है कि अगर 3 करोड़ से नीचे के जो मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो अब एक फायदा ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि ये स्पीडी हो गया, जो मैं बात कर रहा था, स्पीडी ट्रायल हुआ, और आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं 12 महीना 18 महीने का। फिर उसके बाद ये बहुत कम खर्चीला है, इट इज ऑलमोस्ट इनएक्सपेंसिव, ऐसे लिखिएगा, ऑलमोस्ट इनएक्सपेंसिव, ठीक है। खास करके लोक अदालत और जो ग्राम न्यायालय चलाए जा रहे हैं, ठीक है, वहां तो कोई खर्चा ही नहीं होता किसी का, ठीक है, ठीक। अब इसी के कारण क्या हुआ, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय क्या हुआ, ये तो डोर स्टेप पे हो गए। तो क्या हुआ, इसको कहेंगे इजीली एक्सेस है, आसानी से पहुंच सबकी बन जा रही है। और जो है इसका एक और फायदा है इजी एक्सेस के साथ साथ कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इनएक्सपेंसिव है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और कोई ना हारता है ना जीतता है, क्योंकि यहाँ समझौता होता है, तो विन विन अप्रोच इसमें लागू होता है। दोनों पक्ष जो है वो जीतते हैं, कोई हारता नहीं है, इस तरह से देखा जाए। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि कोई कानूनी जो है दांव पेच तो वहां खेला नहीं जाना है, तो समझौता कराने में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी का अपनाया जाना बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एडीआर जो है ये पेंडेंसी, यहीं पर आपको बोल देना है, पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और ज्यादा हो सकता है। तो कैसे, तो कहेंगे कि कुछ चैलेंजेस हैं, उनको दूर कर दिया जाए, बस मामला ठीक हो जाएगा। हम्म तो पहला है अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है।
दूसरा लीगल बैरियर है, कई बार कानूनी अवरोध आते हैं, कानूनी बाधाएं हैं। कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें आसानी से एडीआर अप्लाई ही नहीं होगा, तो क्या करोगे? ठीक है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, हम मान सकते हैं कि एडीआर के लिए जो अथॉरिटीज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। ठीक है। और अभी भी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, एक्सेसिबिलिटी इज वेरी लेस। ठीक है। और क्या होता है, लोगों में और कोर्ट में भी बहुत ज्यादा इसको लेकर के वो नहीं रहता, इसलिए इनको दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और चीज है, यह भी पाया जाता है कि लोग निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार अथॉरिटीज जो हैं वो बोना फाइडी नहीं रह पाती हैं, निष्पक्ष नहीं रह पाती हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पक्ष ले लेती हैं। एडीआर यानी कि लोक अदालत, या आप न्यायालय में कह लीजिए, या किसी और जगह ग्राम न्यायालय या किसी और मैकेनिज्म में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या करना चाहिए? एडीआर का एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, और इस मामले में इंजेटी जो है, नहीं, मलिमत कमेटी का रिकमेंडेशन जो है उसे भी फॉलो अप में लाया जाना चाहिए। मलिमत कमेटी, जिसे आप कह सकते हैं 129 129वां लॉ कमीशन रिपोर्ट है। लॉ कमीशन रिपोर्ट और मलिमत कमेटी, इन्होंने कहा कि कोर्ट शुड रेफर, कोर्ट जो है उनको रेफर करना चाहिए केसेस, किसके पास? तो फॉर एडीआर, एडीआर के लिए कोर्ट को रेफर कर देना चाहिए केस, कि इस केस का सुनवाई कहाँ होगी? तो एडीआर में होगी, ऐसा करना चाहिए। चलिए, अगला सवाल जो है वह भी बड़ा मजेदार है। फिस्कल डेवोल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 8, यहीं पर कंक्लूजन हो गया आपका। आप देख रहे होंगे कि कंक्लूजन के लिए भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल अपना उत्तर लॉजिकल लिखते चले जाएं, अपने आप कंक्लूजन ड्रॉ हो जा रहा है ना? चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है, ये है, in the context of federalism, analyze the problems of fiscal devolution from union to states. संघ से राज्यों तक जो धन का जो डेवोल्यूशन है, हस्तांतरण है, उसमें क्या समस्याएं हैं? देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा? फेडरलिज्म थोड़ा सा बता दो, और फिर फिस्कल डेवोल्यूशन बता दो। कहा? इंट्रो में। फिर आगे बढ़ो। ठीक है। फिर आप बॉडी में पहुंच जाओ। उत्तर लिखना बहुत आसान। ठीक है। अब आपको सबसे पहले एक बात शुरू ही करनी है एक लाइन से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल स्टेट as well as it also provides fiscal federalism in India. भारत में एक तो फेडरल स्टेट है ही है जो संविधान की बात करता है, संघात्मक व्यवस्था देता ही देता है। वहीं दूसरी बात आप कहेंगे कि यहाँ फिस्कल फेडरलिज्म भी संविधान देता है। कैसे? अंडर बाय द प्रोविजन ऑफ finance commission under
आर्टिकल 280। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, यह बताता है कि किन सिद्धांतों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू जो आता है, टैक्स रेवेन्यू, उसका कैसे बंटवारा होगा। और जब ये होता है तो जैसे आप 7 शेड्यूल में शक्तियों का बंटवारा देख रहे हैं, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंस का बंटवारा हो रहा है। तो फिस्कल फेडरलिज्म आता ही आता है इससे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाएंगे बात कि फिस्कल डेवल्यूशन इज, मैंने कहा था दोनों बता देना है, अब यहां बताना है कि फिस्कल डेवल्यूशन, राजकोषीय हस्तांतरण क्या होता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म या फेडरलिज्म, दोनों बात देख सकते हैं। फिर बिना धन के राज्य नहीं है, तो जब धन ही नहीं होगा तो स्टेट का अस्तित्व कहां से होगा। तो कहेंगे कि फिस्कल डेवल्यूशन फेडरलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष है संघवाद का या संघीयता का। ठीक है, देयर आर imbalances in the fiscal devolution in India। और बस उसी के साथ आप जो है बताना शुरू करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो पहली बता देंगे वर्टिकल इम्बैलेंस। और इसमें देखो, यानी कि यूनियन से स्टेट को जो ट्रांसफर होता है, ये वर्टिकल हुआ, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। ठीक है, क्यों? तो इस तरह से है कि पहली बात तो यह है कि जो रेवेन्यू के पावर्स हैं, अच्छे रेवेन्यू जहां से आते हैं, दोज आर सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, और जहां की देखा अगर जाए तो जो एक्सपेंडिचर है वह राज्य स्तर पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक, तो दो बातें, एक तो ये हुआ कि राजस्व की जो व्यवस्था है वह संघ स्तर पर केंद्रीकृत है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यय है वो राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और एक बात आप देखेंगे कि जो 42%, फिर बाद में 1% कोरोना के कारण घटाया गया, 41% का जो ट्रांसफर था वह भी नहीं लागू हुआ। आप सबको पता ही होगा, यह नहीं लागू हुआ। ठीक है, 41% पूरी तरह से मिला नहीं। ठीक है, फिर अब दूसरी बात यह है कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की। तो 15वां वित्त आयोग का रिकमेंडेशन मान लो अगर ये है कि जो केंद्र का 41% रेवेन्यू है वो ट्रांसफर किया जाए स्टेट्स को, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि स्टेट्स, दूसरा पॉइंट, स्टेट्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफर्स मेड बाय यूनियन। सिंपल बात हो गई है ना। तो अब ये जो ट्रांसफर होते हैं, एक तो हो गया कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से हो जाए, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या करती है, आपका ये अरे उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो हो जाती हैं। और फिर कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी वो दिया जाता है। पहले प्लानिंग कमीशन अपना रोल प्ले करता था, अब सरकार खुद करती है। लेकिन देखा अगर जाए तो राज्य इन तीनों तरीकों से डिपेंडेंट किस पर हैं, तो ट्रांसफर्स पर हैं। ठीक है, और यह भी पाया गया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं
उनका डोमिनेंस होता है राज्यों में भी। अब राज्य सरकारें कहती हैं कि इनका जो प्रभुत्व है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, विवाद भी हुआ कि आयुष्मान भारत वेस्ट बंगाल में नहीं चलाया गया, या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजना के बजाय एक दूसरी योजना केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू की थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एक पॉलिटिकल हर्डल है या राजनीतिक विवाद का कारण भी बनता है। दूसरी तरफ राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित स्कीम्स होती हैं उनका अ, उनको उनमें कई बार हमारी जो लोकल नीड्स हैं, जो हमारे राज्य विशेष की आवश्यकताएं हैं, उनको जो है अकोमोडेट नहीं किया गया होता है। ठीक है। फिर जो है, जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट दी जाती है, आपको पता ही है, या तो पूरी तरह से पॉलिटिकल इन नेचर होती है। ठीक। जो विवेकाधीन ग्रांट है वो पॉलिटिकल नेचर का होता है। हालांकि डिस्क्रिशनरी ग्रांट के लिए आर्टिकल 282 जो है वो कहता है कि इसके बारे में भी राज्य को, सॉरी, केंद्र को कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन बताएगा कि किस राज्य को किसकी कितनी आवश्यकता है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। ठीक है। अब इसके अलावा अब तो बजट में तो बहुत कुछ आता नहीं है, तो बजट के बाहर से भी बारोइंग्स की बात होती है। तो ऑफ, अब राज्यों की समस्या क्या हो गई कि वो ऑफ बजट बारोइंग करते हैं, और इनका धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेट बढ़ता चला जा रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति ये है कि अगर केंद्र सरकार हाथ हटाए तो कोलैप्स हो जाए। पंजाब हाईली डेट रिडन, बिहार हाईली डेट रिडन। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जीएसटी का हमेशा से बना रहा है। अभी भी जीएसटी के मुद्दे को लेकर के अनेक राज्य समय समय पर अपनी असंतुष्टि दिखाते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। इससे नुकसान क्या होता है भाई? तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा संघात्मक ढांचा है उसको उसमें कमी आती है, इरोजन होता है, फिस्कल ऑटोनॉमी राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता कम हुई है या कम रहती है। और ऐसे में जो बात आजकल चल रही है प्रतिस्पर्धी संघवाद की, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, उसमें बहुत सारे राज्य पिछड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है, क्या कहते हैं, मैंडेट है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, वो भी कमजोर होता है। तो क्या करना चाहिए? राज्यों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ऑटोनॉमी इन स्पेंडिंग। राज्यों को स्वायत्तता दी जाए कि वे व्यय कर सकें, है ना। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह को बहुत ज्यादा क्या करने की जरूरत है, ध्यान पूर्वक बनाए जाने की जरूरत है, और इसका विवेकीकरण करने की जरूरत है, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, विवेकीकरण करने की जरूरत है। जीएसटी के मुद्दे को सुलझाना चाहिए, और स्टेट लेवल रेवेन्यू जो है उसको मोबिलाइज करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कंप्लीट। अगला सवाल, इवैल्यूएट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस इन सेंट्रल एशिया। बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल में ज्यादा उत्तर पर फोकस तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन 1.5 मिनट में एक स्टोरी जो आपको अच्छे से याद रहे। सेंट्रल एशिया जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आप समझ जाते हैं कि भाई ये वो देश है जहां ज्यादातर, सॉरी, ये वो रीजन है, ये वो क्षेत्र है जहां के ज्यादातर स्टेट्स या देश इस्लामिक देश हैं। और फिर आपके दिमाग में दूसरी बात ये भी आ जाती है कि इनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर
having a lot of problem related with terrorism etc etc, IS वहीं मिलेगा, ठीक है। टेरर स्पॉट्स बहुत ज्यादा वहां है, टेररिज्म बहुत हाई है अरब को छोड़कर। तो यहीं पर आपको ये भी दिखता है, हमको ये भी दिखता है कि भाई एनर्जी भी बहुत है वहां। एनर्जी का मतलब तेल है, और एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश की देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ी जरूरी है। और अभी भी हम यानी कि इंडिया ऐसा तो है नहीं कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर चले गए हैं तो अब हमें बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऐसे में हम लोग बात करेंगे कि भैया हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहां हमारे इंटरेस्ट, एक ऐसी व्यवस्था में हमारे इंटरेस्ट किस तरह से सर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रो कुछ भी लिख दीजिए कि इंडियाज रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, है ना, हैज बीन वेरी क्लोज, ठीक है, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से तो बहुत ही क्लोज थे, ठीक है। एंड सेंट्रल एशिया इज वेरी रिच इन रिसोर्सेस, और इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इन द माइंड द नेबर्स लाइक पाकिस्तान, चाइना एंड इवन some other countries like Russia and America's influence in Central Asia, है ना, समझ गए। तो चलिए, इसके तुरंत बाद में बार बार एनर्जी की बात कर रहा था, तो इंट्रो आपका जैसे ही खत्म होगा, इंट्रो के बाद आप आंसर करना शुरू करेंगे, और आंसर करते हुए कहेंगे पहली बात कि भैया हमको चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे बड़ा है। आप कहेंगे कि सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं वो सब रिच हैं, किसमें, तो कम से कम तेल और गैस में, और कुछ कुछ तो मिनरल्स में भी हैं, और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो वहीं आपको यह भी कहना है कि कुछ ऐसे देश हैं जो हमें ऑफर तो करते हैं, जैसे हम यूरेनियम ले रहे हैं किसी से, गेस करेगा कोई? हम्म, किससे ले रहे हैं? मिडिल ईस्ट और भारत का जो संबंध है, इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया कि एनर्जी सिक्योरिटीज, दूसरा हमारा वही इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब जो है वो बड़ा जरूरी है। तो जहां हम जो है देखते हैं कि हमारा अगर इनके साथ ट्रेड हो तो कितना बेहतर ट्रेड होगा, ये हम जानते हैं, और बेहतर ट्रेड हो भी रहा है, क्योंकि हमारे लिए पूरा का पूरा यूरेशिया का मार्केट यहीं से खुलता है, इसी रूट से। तो इसके जो सेंट्रल एशिया की लोकेशन है वो भारत के ट्रेड, भारत के कॉमर्स, यानी कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो यहीं से, इसी क्षेत्र से हम क्या कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी अगर हमारी बेहतर हो जाए, जैसा कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, ठीक है, और हमारी कनेक्टिविटी जो है बेहतर अगर इस तरह से हो जाती है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे लिए व्यवसाय करना और
बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगला जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो है काउंटर टेररिज्म। और काउंटर टेररिज्म में ही आप जो है इसमें जोड़ देंगे टैकलिंग ऑफ पाकिस्तान या कंटेनिंग पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ये जरूर जोड़िएगा। आतंकवाद को रोकने के लिए जहां सेंट्रल एशिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजिक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में इस समय तालिबान है। ये अलग बात है कि अभी तालिबान भारत के फेवर में है, लेकिन तालिबान इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ very hardcore extremist kind of is having a very extremist kind of ideology with respect to running the state and all। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या ये है कि ये कब तक जो है स्टेबल रहेंगे, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन एक और चीज थी जो पहले थी, अब हालांकि अफगानिस्तान ने उसको लगभग, तालिबानियों ने लगभग उसको उजाड़ दिया है, ड्रग्स का जो बिजनेस था, ड्रग ट्रैफिकिंग का। लेकिन अब उसमें जो है बहुत कमी आई है, ये बात है। रही बात पाकिस्तान के टैकलिंग की, तो इसमें आप कहेंगे कि ये जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ अगर हम जो पाकिस्तान एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है कि हमारे जो है मुसलमानों के लिए खतरा है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, ये जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, इसकी हवा अगर निकालनी है तो क्या हो कि सेंट्रल एशिया के अगर सारे देश इंडिया की बात मानते हैं, इंडिया की बात समझ जाते हैं तो अच्छा होगा। और हमने सभी ने देखा कि आफ्टर दिस पहलगाम अटैक एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, अगर देखा जाए तो तुर्की और अजरबैजान के अलावा मेरे ख्याल से कोई और तो इनके साथ सीधे सीधे आया नहीं। हाँ, परोक्ष रूप से लोगों ने दिया सपोर्ट। और अब तो देखिए जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान ने वो काम कराया ही इसलिए था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाएं। चलिए, अब आ जाइए चीन रूस का जो ये अ, हस्तक्षेप है। हालांकि आप जान लीजिए कि चाइना का जो मनी पॉलिसी है ना, कि कर्ज दे करके किसी भी देश को अपने कब्जे में लेना, ये सेंट्रल एशिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया क्या करेगा? सेंट्रल एशिया हेल्प्स इंडिया, भारत को यहाँ से मदद मिलती है, जिससे कि ये जो है रीजनल पावर के रूप में अपनी पहचान बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। ये बात जरूर लिखेंगे, ठीक है। और चाइना के साथ साथ हम जानते हैं कि रशिया में एक और है, अरे सेंट्रल एशिया में रसिया भी है। तो ऐसा है कि रसिया हमारा मित्र है, लेकिन आप जान लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी ना तो शत्रु होता है ना मित्र होता है। इट इज द पर्सनल इंटरेस्ट दैट डिफाइंस द रिलेशंस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है साहब? तो चैलेंजेस हमारे आपके सामने चीन है और रूस का इन्फ्लुएंस है, चाइना एंड रशियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, जो हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अनुकूल नहीं है। इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इसी तरह से
संघाई कॉपरेशन, क्या नाम है उसका, हाँ एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी आप देखेंगे तो यही हो रहा है कि ये जो है भारत को उतना लेवरेज लेने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारी कनेक्टिविटी को लगातार कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, और इसका कारण है पाकिस्तान का हॉस्टाइल रहना, हमेशा भारत के खिलाफ रहना, और ये बना रहेगा। ये कभी न ठीक होने वाला नासूर है जो भारत के भाग्य में जुड़ गया है। हमारा टोटल जो रिलायंस है कनेक्टिविटी का, वो केवल और केवल चाबहार पोर्ट के थ्रू है। ठीक है, और अगर कभी ईरान हॉस्टाइल हो जाएगा तो हम लोग थोड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। चलिए, फिर इकोनॉमिक जो है एंगेजमेंट, वह भी थोड़ा कम ही है हमारा अभी सेंट्रल एशिया से। आर्थिक जो है इंगेजमेंट कम है, हमारे ट्रेड वगैरह अभी भी बहुत कम है, जबकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर। हमारे यहाँ इतनी चीजें होती हैं कि सेंट्रल एशिया के लोग उसको तरसते हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें टैरिफ बैरियर वगैरह के लगा करके बहुत ज्यादा हमको मार्केट एक्सेस देती नहीं है। इसी तरह से अफगानिस्तान का इनस्टेबल रहना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, यह भी हमें कहना होगा इसके उत्तर में। और एक चीज अगर देखा जाए तो जैसे हमने यूरोप के साथ, हमने अमेरिका के साथ, दुनिया के और अनेक देशों के साथ, यहाँ की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई देशों के साथ बहुत गहरे संबंध इंडो पैसिफिक रीजन में डीप जो है टाइज की है, संधियां की हैं, सेंट्रल एशिया में अभी जो है किसी भी देश के साथ हमारी गहरी संधि नहीं है। deep ties are not with Central Asia। तो क्या करना चाहिए, हमें कनेक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ हमें कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस यानी कि सॉफ्ट पावर वे फॉरवर्ड, तो हमको सॉफ्ट पावर पर ध्यान देना है, सॉफ्ट पावर को और बढ़ाना है। ठीक है, और काउंटर टेररिज्म के लिए इन सभी देशों को तैयार करना है, एनर्जी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरी तरफ ये भी हम कहते हैं कि हम तो भविष्य में क्या करेंगे, हम भविष्य में इनकी एनर्जी पर रहेंगे ही नहीं डिपेंडेंट। एक अल्टरनेटिव की बात होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीलेटरल जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कुछ यहाँ अगर कर ले इंडिया तो मजा आ जाए। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो जाए, लेकिन होता नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी कुछ खास हमारा बन नहीं पाया है। ठीक है, तो खैर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए परसू कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो भारत का एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ बहुत हद तक जो है वो हुआ है। और अच्छा हाँ, अब कंक्लूजन में क्या करेंगे, आप बताएंगे कि दो इतना सब कुछ है उसके बावजूद भी इंडिया इज गेटिंग मोर एंड मोर क्लोजर विद सेंट्रल इंडिया। कैसे आ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमने तजाकिस्तान में क्या किया, हमने तजाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस, आर्मी बेस बनाया है। उसी तरह से एससीओ में भी हम अपनी बात जो है उपस्थिति को बढ़ा कोशिश कर रहे हैं बढ़े, ताकि पाइपलाइन जो है उस पर हम जो है दूसरे देशों को एक साथ लेकर के काम करने में, आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। उज्बेकिस्तान के साथ हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम अच्छा और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th वन। हाउ द बिम्स्टेक हेल्प इंडिया इन प्रमोटिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अगर आप देखें तो बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक का सीधे आप क्या करेंगे, पहले इसकी एक विशेष विशेषता के साथ इंट्रो कर देंगे। इंट्रो, और इंट्रो में कहेंगे कि बिम्स्टेक जो है ये एक बहुत ही क्रूशियल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, टू स्ट्रेंथन टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत का अपने जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, ये जरूर लिखना है। और फिर आपको अगर रहता है तो एक काम और कर देना है, समय रहता है तो बता देना है कि इसके जो देश हैं वो बांग्लादेश है, हम तो है ही हैं इंडिया, है ना, फिर म्यांमार, फिर श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला यहां से यहां तक ही ले लेते हैं। आगे भी देखिए, मैं दिमाग लगाने जा रहा हूं। टी फॉर थाईलैंड, जबकि इसका फुल फॉर्म कुछ अलग है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, लेकिन इसी से कंट्रीज भी निकल आती हैं। थाईलैंड, बस नेपाल और भूटान को बाद में रख दो, NB। ठीक, कंट्रीज इसमें हैं। और जो है क्या किया है, पहली बात तो ये है कि ये जो है एक और आप इसमें फैक्ट जोड़ सकते हैं, हालांकि इतना फैक्ट की जरूरत नहीं है। बिम्स्टेक से हमने क्या किया है, तो बिम्स्टेक आप सीधे आ जाइएगा कंटेंट पर, बॉडी कंटेंट पर, और सीधे लिखिएगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाइंड बिम्स्टेक विद इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी by fostering the closer relationship between its neighboring countries under its very well explained diplomatic policy, neighbors first। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी समस्या है। समस्या होती है हमेशा चाइना ही हमारे लिए। आपने अभी सुना भी होगा बीच के वार्ताओं में कि भारत के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो चीन है, पाकिस्तान तो है नहीं। तो चाइना जैसे ही समस्या बनता है वो बांग्लादेश को हॉस्टाइल कर देता है, वो टाइम टू टाइम श्रीलंका को हॉस्टाइल करता रहता है इंडिया के खिलाफ, और फिर नेपाल को भी करता रहता है, भूटान भूटान को भी करता रहता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो है स्ट्रेटेजिक हेल्प होने वाला है वो चाइना को काउंटर करने में, और चाइना को काउंटर करने में जहां हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार काम कर ही रही है, उसमें बिम्स्टेक को अलाइन कर देने से हमें कई तरह के फायदे होने वाले हैं। बिम्स्टेक से क्या क्या मिलता है, तो बिम्स्टेक से रीजनल कनेक्टिविटी हमारी है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, और हमारी पहुंच भी है। जानते ही हैं हम लोग कि हमारे जो सेवन सिस्टर्स हैं, है ना, वो सीधे साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते हैं, और बिम्स्टेक इसमें महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन में भी हमारा बिम्स्टेक देशों के साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, एनर्जी और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन भी हम इनके साथ करे ही हैं, हमने इनको बहुत कुछ दिया भी है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सार्क फेल होने लगा तो सार्क के होस्टाइल होने पर या सार्क में पाकिस्तान की जो स्थिति है उसके कारण बिम्स्टेक जो है ये क्या हो जाता है, हमारे लिए एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म मिलता है, बनता है, जो सार्क का अल्टरनेटिव हो जाता है, हो गया है, इनफैक्ट हो जाता है नहीं, हो गया है। ठीक है। और हम जानते हैं कि बिम्स्टेक जो है वह वन टू वन, पीपल टू पीपल जो है क्या कहते हैं कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। अब इसमें कुछ करंट के फैक्ट जरूर आप डालेंगे। आप बताएंगे कि जो इसका बिम्स्टेक का जो कोलंबो समिट हुआ, कोलंबो समिट में, कोलंबो समिट 2022 का कोलंबो शिखर सम्मेलन में क्या किया गया, तो बिम्स्टेक के कोलंबो शिखर सम्मेलन में जो है बिम्स्टेक चार्टर अपनाया गया, बिम्स्टेक चार्टर अपनाया गया। और इस तरह से ये लीगल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और बन गया है। ठीक है। और इंडिया जो है बिम्स्टेक को ब्रिक्स के साथ भी अलाइन कर रही है। इसको कहा गया है इन इंडिया के द्वारा ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच, बिम्स्टेक आउटरीच, यानी कि अब ब्रिक्स के देशों को भी बिम्स्टेक के साथ अलाइन करने पर काम करना शुरू कर दिया गया है। और तो और एक और चीज की गई है जिसे कहा जाता है लिंक टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। अब जब ये ब्रिक्स जो और इसका ये हो गया तो बिम्स्टेक क्या देने लगा या बिम्स्टेक क्या कर रहा है, तो हमें दे रहा है लिंक टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब जब हमारी यहां तक लिंक बन रही है तो क्या फायदा होगा, भारत का जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है वह और मजबूत होने वाला है। बिम्स्टेक का फायदा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये जो लिखेगा उसी को मार्क्स बहुत तगड़ा उठेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, क्वाड जैसे हमारे जो और जो है ये हैं और संधियां हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरह से आप इस उत्तर को कंक्लूड कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर बात करते हैं अगले प्रश्न।